अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द साइंस किला। आज के इस लेक्चर में हम लोग रास सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। रास सिस्टम क्या है और किस तरह जो है ये सिस्टम एक्टिवेट होगा और इसके एंड में जो फैक्टर्स बनेंगे वो किस तरह जो है काम करेंगे और कहाँ काम करेंगे। रास सिस्टम हमारे बॉडी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है। स्पेशली ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। इसके अलावा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो स्टार्ट लेते हैं रास सिस्टम से। और सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर एक फ्लो चार्ट डायग्राम बनाएंगे जिसमें रास सिस्टम को हम लोग मुकम्मल तौर पर जो है इस डायग्राम में कवर करेंगे। उसके बाद जो है फिर इस डायग्राम के ज़रिए सारे रास सिस्टम को हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल करके इसे समझेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं रास सिस्टम से। रास सिस्टम जैसे अगर हम लोग इंडिविजुअल वर्ड्स में अगर इसे डिवाइड करें तो इसे बनता है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन, एडीएच सिस्टम। ओके, नॉर्मली जब हमारे साथ ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में कम हो जाए तो इसके रिस्पॉन्स में हमारे किडनीज जो है जिसमें हमारे पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं जेजी सेल्स। तो ये ब्लड प्रेशर जब कम हो जाए तो इसके रिस्पॉन्स में हमारे किडनीज जो है एक एंजाइम रिलीज़ करता है, ठीक है, जिसका नाम है रेनिन, ठीक है। तो इस ब्लड प्रेशर को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ओके, यहाँ से मैं एरो शो कर लेता हूँ। ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्लड प्रेशर जब कम होगा तो किडनी से एक एंजाइम रिलीज़ होगा जिसका नाम है रेनिन। ये रेनिन एक नेक्स्ट प्रोटीन पर काम करेगा जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन। ओके, ये रेनिन जो है इस एंजियोटेंसिनोजन जो कि प्रोटीन है इनके चंद एक एमाइनो एसिड्स को क्लीव करेगा। इसके क्लीवेज की वजह से इसका जो कन्वर्जन है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। एंजियोटेंसिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, इसका कन्वर्जन जो है हो जाएगी इनटू एंजियोटेंसिन 1। किसमें? एंजियोटेंसिन 1। क्वेश्चन ये है कि ये एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन किसने रिलीज़ कराया। तो रास सिस्टम में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्गन यहाँ पर इन्वॉल्व है उसका नाम है हमारे साथ लिवर, यानी कि जिगर। ओके, तो लिवर हमें हमारे पास क्या रिलीज़ करवाएगा? एंजियोटेंसिनोजन। ओके, यहाँ पर हमारे साथ एंजियोटेंसिन 1 बना और नेक्स्ट जो हमारे साथ ऑर्गन इस सिस्टम में इन्वॉल्व है वो है हमारे साथ लंग्स। होगा क्या? एंजियोटेंसिन 1 जो है ये लंग्स के कैपिलरी से पास होगा और कैपिलरीज का जो एंडोथेलियम है वहाँ से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है ACE, एस, एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेगा, जो हमारा फाइनल पोटेंट प्रोडक्ट है एंजियोटेंसिन 2। अब ये वो प्रोडक्ट है जो रास सिस्टम में हम लोग बनाना चाह रहे हैं ताकि जो ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में कम है इसे रेगुलेट करके इस ब्लड प्रेशर को दोबारा ऊपर कर ले, इसे रेज कर ले। ओके, अब दोबारा मैं बताता चलूँ, हमारे पास रास सिस्टम में जो हमारे साथ जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है सबसे पहले वो है किडनीज जहाँ से रेनिन रिलीज़ होगा। नेक्स्ट है लिवर जहाँ से एंजियोटेंसिनोजन रिलीज़ होगा जिस पर रेनिन काम करके एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा। और नेक्स्ट ऑर्गन जो है वो क्या हमारे साथ यहाँ पर वो एसोसिएट है, वो है लंग्स, और वो एस रिलीज़ करेगा जो एंजियोटेंसिन 1 से बनाएगा एंजियोटेंसिन 2। ओके, एंजियोटेंसिन 2 के कौन कौन से काम है उसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले एंजियोटेंसिन 2 जो है हमारे साथ एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेड्यूला पर काम करेगा, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और वहाँ से रिलीज करवाएगा एल्डोस्टेरॉन। क्या है हमारे साथ? एल्डोस्टेरॉन। ओके, वहाँ मैंने ब्लैक से लिखा है तो मैं इसे ब्लैक से लिख लेता हूँ। तो ये क्या है हमारे साथ? एल्डोस्टेरॉन। और इसके अलावा एंजियोटेंसिन 2 जो है वो काम करेगा
सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो हाइपोथैलेमस पार्ट है, फिर वहाँ से सिग्नल जनरेट करवा करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर काम करेगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से पोस्टीरियर पिट्यूटरी वहाँ से जो है ये रिलीज करवाएगा किस चीज़ को, ADH को, ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ओके, एंजियोटेंसिन 2 तीसरा काम इसका ये है कि ये जो है खुद जो है जो हमारे पास सिस्टेमिक आर्टीरियल है, सिस्टेमिक आर्टीरियल पर भी ये काम करेगा, ठीक है। और वहाँ पर ये जो है क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन, उसकी वजह से क्या होगा, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। एंड में क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके अलावा एंजियोटेंसिन 2 का जो नेक्स्ट टारगेट है वो है हमारे साथ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और वहाँ पर ये सोडियम, अच्छा वेजो कंस्ट्रिक्शन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। ओके, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर जब ये काम करेगा तो वहाँ पर ये सोडियम वाटर रिटेंशन काज करवाएगा। इसकी वजह से जब ये रिटेन होगा ब्लड में सोडियम और वाटर, तो उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी। ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगी। ओके, अगर हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, ADH को अगर हम लोग देखें तो ADH जब प्रोड्यूस होगा तो आगे ADH क्या काम करेगा, ये इसका जो इम्पोर्टेंट काम है वो है वाटर रिटेंशन, वाटर रिटेंशन। और वाटर रिटेंशन की वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वाटर रिटेंशन जब ब्लड में हमारे साथ वाटर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगी तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी, और ब्लड वॉल्यूम के ज़्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर दोबारा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और यही हम लोग चाहते हैं क्योंकि हमारे साथ ब्लड प्रेशर कम था। एल्डोस्टेरॉन जो कि नेक्स्ट हार्मोन है जो एंजियोटेंसिन 2 रिलीज़ करवा रहा था एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ये जो है सोडियम रिटेंशन काज करवाएगा, सोडियम। और याद रखना जहाँ कहीं सोडियम ब्लड में मूव हम लोग कराएंगे तो उसको फॉलो करेगा वाटर, क्योंकि वाटर सोडियम का एक बहुत ही बड़ा फैन है। जब ये दोनों ब्लड में आएंगे तो उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। ब्लड वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, अगेन हमारे साथ ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगी। ओके, अगर हम लोग इन 4 केसेस या जो हमारे साथ 5 केसेस है, 5 हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, इसके अलावा जो है ओके, इन 4 केसेस को अगर हम लोग देखें, एल्डोस्टेरॉन की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ, कम था पहले। इसी तरह ADH की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ और सिस्टमिक आर्टीरियल पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा करवाएगा। और इसी तरह प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जरिए ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाएगा। नेक्स्ट ये जो है हमारे साथ काम करेगा इफेरेंट आर्टीरियल पर, किस चीज़ पर, इफेरेंट आर्टीरियल, इफेरेंट आर्टीरियल। हमारे साथ नेफ्रॉन की तरफ जो आर्टीरियल जो ड्रेन हो रहा होगा, जो ब्लड नेफ्रॉन को दे करके जो वापस ब्लड जाएगा वो इफेरेंट आर्टीरियल के थ्रू जाएगा। इसको जो है ये क्या करेगा, कंस्ट्रिक्शन करेगा, इसकी वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से अब चूंकि ब्लड जो है ज़्यादा नेफ्रॉन की तरफ आएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, GFR ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और ये वाहिद ऐसा जो है फंक्शन है जो किडनी के लिए बेनिफिशियल है। ओके, इस फ्लो चार्ट डायग्राम को हम लोग जो है सारे डायग्राम में इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि इनमें कौन कौन सा फैक्टर कहाँ रिलीज़ होगा और फिर कहाँ पर ये काम करेगा, और ये जो ब्लड प्रेशर हमारे साथ कम है इसे किस तरह उन्होंने ब्लड प्रेशर को दोबारा रेज कराया। ओके, दोस्तों से पहले हमारे साथ रास सिस्टम को जो सबसे पहला पार्ट है हमारे साथ वो है रेनिन। ओके, हम लोगों ने क्या कहा था कि हमारे साथ बॉडी में ब्लड प्रेशर कम है। हम लोग सपोज लेते हैं ब्लड प्रेशर कम है, और जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो लो अमाउंट ऑफ ब्लड किसकी तरफ जाएगा, किडनीज की तरफ। और इस
लो ब्लड वॉल्यूम को सेंस करेगा जे जी सेल्स, ठीक है। और जे जी सेल्स इसके रिस्पॉन्स में क्या रिलीज करवाएगा? रेनिन। ओके, अब ये रेनिन डायरेक्टली जो हमारे साथ नेफ्रॉन ट्यूब्यूल पर जो हमारे पास जे जी सेल्स पड़े हैं वो इसको सेंस करके रेनिन प्रोड्यूस करा सकता है। और इस नेफ्रॉन को थोड़ा हम लोग जो है जल्दी रिकेप कर लेते हैं कि इनमें हमारे साथ कौन से पार्ट्स हैं। ओके, सबसे पहले हमारे साथ ये जो आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन, जो कि हमारे साथ किडनीज का ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। सबसे पहले हमारे पास ये जो आपको कैप्सूल नमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। और उसके बाद फिर जो है ये क्वाइल्ड सा ट्यूब शुरू हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये लूप का शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसको हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद ये दोबारा जब ऊपर आएगा उसके बाद ये क्वाइल्ड सा स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर लास्ट में ये जो है बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो है इस कलेक्टिंग डक्ट में जो है यूरिन को ड्रेन कराएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। ओके, अब ये हमारे पास किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है जो कि यूरिन बनाएगा। ये हमारे पास यूनिट है, सेल नहीं है, बहुत सारे सेल्स मिल करके इस एक यूनिट को बना रहा होता है। और हमारे साथ इस नेफ्रॉन में चूंकि यूरिन बन रहा है उसमें वेस्ट नाइट्रोजन प्रोडक्ट जो है इससे जो है रिमूव होंगे इसके ज़रिए। तो वो कैसे? हमारे पास सबसे पहले जो है कैपिलरीज या हमारे पास जो आर्टेरियल है इस नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करेगा। तो ये जो आर्टेरियल नेफ्रॉन की तरफ आ रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं एफेरेंट आर्टेरियल। और जो इसको ब्लड दे करके दोबारा जो आर्टेरियल इससे जो है वो ब्लड को जो है ड्रेन करवाएगा उसे हम लोग कहते हैं इफेरेंट आर्टेरियल। हमारी बॉडी में वाहिद केस है जो कि बोमेंस कैप्सूल है, इस यूनिट को जो है वो ब्लड सप्लाई आर्टेरियल कर रहा है और ब्लड ड्रेन भी किसी और है? आर्टेरियल ही से, वीनस सिस्टम से नहीं, वेन से नहीं है। ओके, क्या हुआ? ब्लड प्रेशर कम था। ओके, एफेरेंट आर्टेरियल के इस रीजन में जो है हमारे साथ ये जे जी सेल्स पाए जाते हैं जिसने लो ब्लड प्रेशर को जो है सेंस किया और क्या कौन सा एंजाइम रिलीज किया? रेनिन। नेक्स्ट, ये रेनिन किस तरह रिलीज हो सकता है? हमारे पास जब ये ब्लड प्रेशर कम था तो यहाँ पर जो है ब्लड जो है लो फिल्ट्रेशन इसका होगा, यानी कि हमारे पास GFR भी इसका कम होगा। तो यहाँ पर ये हमारे साथ ये जो ब्लड कैपिलरीज बोमेंस कैप्सूल में है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ग्लोमेरुलस। तो याद रखना नेफ्रॉन के दो स्ट्रक्चर्स हैं मेनली, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। ये पहला स्ट्रक्चर बना रहा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? रीनल कॉर्पसल। और सेकंड स्ट्रक्चर नेफ्रॉन में है वो है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ओके, जब ग्लोमेरुलस में ये ब्लड आएगी तो लो GFR होगा, लो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा। जब हमारे पास GFR कम होगा यानी कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस कम है तो बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर फिल्ट्रेट या फिल्टर हो जाएंगे। उनमें से जो हमारे काम का चीज़ है वो है सोडियम क्लोराइड, नमक। ये सोडियम क्लोराइड फर्स्ट पार्ट में जब आएगी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में तो इसमें मेजॉरिटी जो है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जो है वो एब्जॉर्ब होकर के कहाँ मूव करेगा? इनसाइड द ब्लड, क्योंकि 65% तक जो है वो सोडियम क्लोराइड प्रोक्सिमल या PCT में जो है ये रीअब्जॉर्ब होगा, ब्लड की तरफ ये वापस आ जाएगा। ओके, चूंकि सोडियम क्लोराइड ऑलरेडी कम है, क्योंकि GFR कम है, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम है, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है ये इस तरह मूव करेगा इस लूप ऑफ हेनले से और फिर जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में DCT में ये सोडियम क्लोराइड पहुंचेगा। ओके, इस सोडियम क्लोराइड के लिए यहाँ कुदरत ने ऐसे सेंसर्स लगाए हैं जो सोडियम क्लोराइड को सेंस करेगा, जिसे हम लोग कहते हैं मैकुला डेंसा सेल्स। मैकुला डेंसा सेल्स इन सेल्स को जब एक्टिवेट करेगा तो ये एक्टिवेशन के रिस्पॉन्स में चंद एक जो है मैसेंजर्स रिलीज कराएंगे। एक हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स I2 और नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड। ये दोनों जा करके ये JG सेल्स पर काम करेंगे, JG सेल्स। और JG सेल्स पर ये काम करेंगे, इनको स्टिमुलेट करेगा ताकि वो क्या प्रोड्यूस कराए? रेनिन प्रोड्यूस कराए। तो ये दोनों कहाँ पर काम करेंगे? JG सेल्स पर। और ये JG सेल्स को जब ये स्टिमुलेट करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या प्रोड्यूस कराएंगे? रेनिन। ओके,
तो रास सिस्टम का जो सबसे पहला पार्ट है हमारे साथ, रेनिन कैसे रिलीज हुआ? डायरेक्टली जब ब्लड प्रेशर कम था, जेजी सेल्स ने इसे रिलीज कराया, या मैकुला डेंसर सेल्स ने प्रोस्टाग्लैंडिन्स या नाइट्रस ऑक्साइड के जरिए इन्हें एक्टिवेट करा करके रेनिन को प्रोड्यूस कराया। नेक्स्ट हमारे साथ जो पार्ट है वो है एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन जो है ये हमारा जो लिवर है ये इस प्रोटीन को बना करके इसे भेज देता है ब्लड की तरफ, और एंजियोटेंसिनोजन जो है वही नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है जिस पर ये रेनिन एंजाइम काम करेगा। चंद एक इमाइनो एसिड्स इनके क्लीव होंगे जिसकी वजह से एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होगा इनटू एंजियोटेंसिन 1, और ये एंजियोटेंसिन 1 पास होगा लंग्स के ब्लड वेसल से, लंग्स के कैपिलरीज से, और ये लंग्स के कैपिलरीज से जब पास होगा, गुजरेगा, तो लंग्स के कैपिलरीज के पास इनके एंडोथीलियम से, ये जो हमारे पास एंडोथीलियल लेयर है, यहाँ पर हमारे साथ एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम है एस। इसका क्या नाम है हमारे साथ? एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम, एस। तो ये इस एंजियोटेंसिन 1 की कन्वर्जन को स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा ये? इसकी कन्वर्जन को स्टिमुलेट करेगा, और इस एंजियोटेंसिन 1 से बन जाएगा एंजियोटेंसिन 2। ओके, अब यही एंजियोटेंसिन 2 हमारे साथ रास सिस्टम में वो फाइनल प्रोडक्ट है, फैक्टर है, जो आगे जा कर के बहुत सारे और टारगेट्स पर काम करके इस लो ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? रेज करेगा। तो सबसे पहले इसे हम लोग पढ़ते हैं कि ये एल्डोस्टेरॉन को कैसे रिलीज करवाएगा, और फिर एडीएच को, और फिर उनके नेक्स्ट फंक्शंस को हम लोग पढ़ते हैं। ओके, ये हमारे साथ रेनिन, फिर एंजियोटेंसिन, उसके बाद सबसे पहले जो ब्लैक कलर में लिखा है एल्डोस्टेरॉन। ओके, जब एंजियोटेंसिन 2 बनेगा तो ये हमारे साथ ब्लड में मूव करेगा, और ब्लड में मूव करते करते जो है ये बहुत सारे टारगेट्स पर पहुंच करके अपना एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ओके, एंजियोटेंसिन 2 हमारे साथ, लेट सपोज सबसे पहले हम लोग इसका टारगेट ऑर्गन बना रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड। ओके, ये हमारे साथ एंजियोटेंसिन 2 है, और एंजियोटेंसिन 2 जब ये एक्टिवेट करेगा एड्रिनल ग्लैंड को, और स्पेशली हमारे साथ इसका जो रीजन है कॉर्टेक्स रीजन, इसे हम लोग कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो यहाँ पर एंजियोटेंसिन 2 जो है, एंजियोटेंसिन 2 ये इसको स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसमें स्पेशली हमारे साथ है जोना ग्लोमेरुलोसा के सेल्स, जोना ग्लोमेरुलोसा, और इसे एक्टिवेट कराएंगे, और इससे एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। क्या? एल्डोस्टेरॉन। और इससे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सोडियम वाटर रिटेंशन काज करवाएगा। सोडियम वाटर रिटेंशन जब काज करवाएगा उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगी। तो ये ब्लड प्रेशर को कैसे ज़्यादा करवाएंगे हम लोग इसे पढ़ते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट ये जो सबसे पहला काम हम लोगों ने पढ़ा, ब्लैक में यहाँ पर मैंने लिखा है, वो है एल्डोस्टेरॉन का प्रोडक्शन। ओके, एल्डोस्टेरॉन के अलावा जो नेक्स्ट हमारे साथ पार्ट है वो है एडीएच। ओके, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अलावा ये जो है हमारे साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी काम कर सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास है लेट्स सपोज सेरेब्रम, ये है सेरेबेलम, और फिर ये हमारे साथ है हाइपोथैलेमस, फिर यहाँ पर जो है थैलेमस होता है, और फिर जो है यहाँ पर पैराथैलेमस वगैरह है। हाइपोथैलेमस, तो ये पार्ट हमारे साथ क्या है? हाइपोथैलेमस। ये पार्ट हमारे साथ है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के साथ ये फिर क्या लगा होता है? इन्फेंडिबुलम के जरिए पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस पर जो है एंजियोटेंसिन 2 काम करेगा। एंजियोटेंसिन 2 जब हाइपोथैलेमस पर काम करेगा तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है हमारे साथ? एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का मतलब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ इन द हाइपोथैलेमस, और ये जो सेल बॉडीज़ है वो जो है मुख्तलिफ सिग्नल जो है वो जनरेट करवा करके यहाँ पर क्या बनाएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसका क्या नाम है हमारे साथ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये एंजियोटेंसिन 2 हाइपोथैलेमस
में जाकर के जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है इसे एक्टिवेट कराएगा, और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से जो है ये सिग्नल जो है इनके ज़रिए ये जो स्टिमुलस देगा, ADH ऑलरेडी जो है यहाँ पर बना होता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है ये क्या रिलीज़ करवाएगा, ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है वेजोप्रेसिन। और ADH को हम लोगों ने पढ़ा था कि ये वाटर रिटेंशन काज करवाएगा। वाटर रिटेंशन हो गई तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ओके, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट हमारे साथ रा सिस्टम में जो नेक्स्ट हार्मोन यहाँ पर बन रहा है वो है हमारे साथ ADH। क्या हमारे साथ, ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ओके, एंजियोटेंसिन 2 का जो नेक्स्ट फंक्शन है, ओके, ADH और एल्डोस्टेरोन जो है किस तरह काम करेगा किडनी ट्यूब्यूल्स पर, उसे हम लोग फिर बाद में पढ़ते हैं। एंजियोटेंसिन 2 जो है हमारे साथ, ये जो है हमारे साथ जो सिस्टेमिक आर्टीरियल है इन पर भी काम कर सकता है। ठीक है, हमारे पास जो हमारे बॉडी के जो भी ब्लड वेसल्स है, खून की नालियाँ है, वहाँ पर जाकर के ये जो है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर के साथ, इसके साथ बाइंड होकर के इस ब्लड वेसल का क्या काज करवाएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन। क्या, वेजो कंस्ट्रिक्शन। और इस वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से, वेजो कंस्ट्रिक्शन, इस वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ पर जो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। जब वो इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर हमारे साथ इंक्रीज होगा। जितने भी हमारे साथ केसेस हम लोग देख रहे हैं से, ओके, यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम जब इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्लड प्रेशर हमारे साथ ज़्यादा हुआ। ओके, जितने भी हम लोग केसेस अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो एंड हमारे साथ दोबारा क्या हो रहा है कि ब्लड प्रेशर जो कि नीचे हुआ था उस ब्लड प्रेशर को हम लोगों ने दोबारा रेज करवाया। ओके ओके, नेक्स्ट एंजियोटेंसिन 2 जो है ये जो है आ सकता है, तो ये हमारे साथ इसके जो है थर्ड फंक्शन है। ठीक है, फोर्थ, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो यहाँ पर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पर भी काम कर सकता है। यहाँ पर भी उसी तरह काम करवाएगा, और यहाँ पर जो है ये काम इस तरह करवाएगा कि यहाँ पर जो है ये सोडियम चैनल्स को इन्हें एक्सप्रेस कराएंगे, और इन सोडियम चैनल्स के ज़रिए ये क्या काज करवाएगा, इन सेल्स जो किडनी ट्यूब्यूल्स के, जो मैंने एक सेल बड़ा करके दिखाया है, इनके ज़रिए जो है वो सोडियम को इनसाइड द ब्लड मूव कराएगा। कहाँ मूव कराएगा, इनसाइड द ब्लड। तो ये सोडियम को कहाँ ले आ रहा है, इनसाइड द ब्लड। इस सोडियम को कौन फॉलो करेगा, मैंने कहा था कि सल्यूट को फॉलो करते करते हमारे साथ वाटर भी इसको फॉलो करेगा। तो ये हमारे साथ वाटर भी ब्लड में आ गए। ओके, सोडियम वाटर रिटेन होगा इनसाइड द ब्लड। सोडियम वाटर रिटेंशन की वजह से हमारे साथ ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। तो थर्ड हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 जो है वो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पर भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है एंजियोटेंसिन 2 जो है वो हमारे साथ इस जो इफेरेंट आर्टीरियल है यहाँ पर भी काम कर सकता है, एंजियोटेंसिन 2। और याद रखना इफेरेंट आर्टीरियल पर एंजियोटेंसिन 2 एफेरेंट आर्टीरियल के बनिस्बत ज़्यादा काम कर रहा होता है, और इफेरेंट आर्टीरियल पर जब ये काम करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो है कंस्ट्रिक्ट होगा। उसी तरह जैसे कि सिस्टेमिक आर्टीरियल्स, जब ये कंस्ट्रिक्ट होगा तो इस कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो ब्लड आगे जब मूव कर रहा था, अब वो ज़्यादा वो ब्लड जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो किसकी तरफ मूव करेगा, टूवर्ड्स द ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस से फिर कहाँ, बोमेंस कैप्सूल की तरफ। तो उसकी वजह से जो पहले GFR कम था, और इस लो GFR की वजह से जो है किडनी इंजरी जो है वो हो सकती थी या किडनी फेलियर हो सकता था। अब ये GFR जो है दोबारा फिर क्या हो जाएगी, चूंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो इसका फिफ्थ एक्शन है एंजियोटेंसिन 2 का, ये जो फिफ्थ एक्शन है, तो इसकी वजह से ये दोबारा GFR ज़्यादा हो जाएगा, और ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है किडनी के लिए, क्योंकि इसने GFR को दोबारा जो है वो इंक्रीज़ कराया। ओके, रेनिन बना, लो ब्लड प्रेशर था, एंजियोटेंसिनोजन और जो है लिवर से आ रहा था वो जो है 1 में कन्वर्ट हुआ रेनिन के ज़रिए, 1 जो है लंग से गुजरेगा, 2 बना, और 2 ने जो है बहुत सारे काम किए, सिस्टेमिक आर्टेरियल पर काम किया, इसी तरह प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पर काम किया, और इफेरेंट आर्टेरियल का कंस्ट्रक्शन काज करवाया। इसके अलावा एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एल्डोस्टेरोन को भी रिलीज़ करवा रहा है, और ADH को भी। अब हम लोग एल्डोस्टेरोन और ADH को पढ़ते हैं। ओके, उसके फंक्शन को पढ़ने के लिए हम लोग, हमारे पास जो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है और कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पर हम लोग आते हैं। जो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है इसे हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, लेट्स सपोज ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है, इसका ये जो पार्ट है, ये शुरू वाला पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं अर्ली पार्ट ऑफ द
डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, लेट पार्ट है। ओके, लेट पार्ट ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एल्डोस्टेरॉन। ओके, एल्डोस्टेरॉन ये जो वन है, ये ब्लड में जब आएगा इनसाइड द ब्लड, तो ये ब्लड में मूव करके, जब ये ब्लड में मूव करेगा तो ये कहाँ पर आ सकता है, टुवर्ड्स द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का लेट पार्ट। और ये चूंकि हमारे साथ एक स्टेरॉइड हार्मोन है, तो ये इनके रिसेप्टर जो है वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं हमारे साथ। तो ये जो है डायरेक्टली सेल के न्यूक्लियस में जाएगा, और सेल के न्यूक्लियस में हमारे पास ये रिसेप्टर, इनका जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है हमारे पास एल्डोस्टेरॉन का, एल्डोस्टेरॉन, ये हमारे पास चूंकि स्टेरॉइड हार्मोन है तो ये सेल के अंदर जा करके इसका रिसेप्टर होगा। और यहाँ पर हमारे साथ है हार्मोन रेस्पॉन्स एलिमेंट, तो इसके साथ बाइंड होकर के बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनाएंगे। उन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की वजह से बहुत सारे प्रोटीन्स बनेंगे। उन प्रोटीन्स में जो हमारे साथ पहला प्रोटीन है या चैनल है वो है सोडियम चैनल। ठीक है, यहाँ पर जो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन की तरफ है, यहाँ पर ये दो टाइप्स ऑफ चैनल्स बनाएंगे। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन, एक है हमारे पास सोडियम चैनल, ठीक है, दूसरा है हमारे साथ पोटाशियम चैनल। तो ये इन दोनों चैनल्स को जो है प्रोड्यूस कराएंगे। और नेक्स्ट इसका जो काम है वो है एक और जो है हमारे पास सोडियम पोटाशियम एटीपीएज पंप है। ये पंप जो है सोडियम को जो है 3 सोडियम को इनसाइड द ब्लड मूव कराएंगे, और 2 पोटाशियम को जो है वो आउटसाइड, यानी कि ब्लड से 2 पोटाशियम को मूव कराएगा इनसाइड द सेल। और फिर ये जो पोटाशियम है, ये इन पोटाशियम को जो है, ये जो बाकी चैनल्स इन एल्डोस्टेरॉन जो है वो एक्सप्रेस कराए, इन पोटाशियम को जो है वो इनसाइड द नेफ्रॉन जो है ये लूज़ करवाएगा। ठीक है, और ये जो सोडियम चैनल्स उन्होंने यहाँ पर बनाए हैं, इन सोडियम चैनल्स में इन सोडियम चैनल्स के जरिए ये जो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर मूव कर रहा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, फिर ये हो करके लूज़ होगा इनसाइड द यूरिन। लेकिन ये इस सोडियम को जो है क्या करवाएगा, रिटेन करवाएगा इन सोडियम चैनल्स के जरिए। तो ये सोडियम जो है इनसाइड द ब्लड मूव होगा, और फिर इन चैनल्स के पंप्स के जरिए जो है वो इनसाइड द ब्लड इसे मूव कराएंगे बाय द हेल्प ऑफ एटीपी। ओके, अब हुआ क्या कि हम लोगों ने कहा था कि एल्डोस्टेरॉन जो है वो सोडियम को रिटेन करवाएगा। जब सोडियम इस तरह रिटेन होगा तो सोडियम को कौन फॉलो करेगा, सोडियम को फॉलो करेगा वाटर, क्योंकि ये सोडियम का बहुत बड़ा फैन है। तो ये वाटर जो है इसी तरह जो हमारे पास तीन यहाँ पर वाटर आई, और वाटर के अलावा जो है हमारे साथ 3 सोडियम भी आए थे, 3 सोडियम, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ सोडियम। तो सोडियम वाटर जब रिटेन होगा, ज़्यादा होगा, सोडियम वाटर रिटेंशन की वजह से ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर यहाँ पर हमारे साथ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे साथ था एल्डोस्टेरॉन, जो कि कहाँ काम कर रहे हैं, लेट पार्ट ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने सोडियम वाटर रिटेंशन को हम लोगों ने समझा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, वो हमारे पास है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन या वेजोप्रेसिन, या जिसको हम लोग कहते हैं यस ADH हमारे साथ सिंपल। ADH जो है, पहली बात, ये जो ADH है ये भी इसी तरह ब्लड में आकर के जो है ये मूव कर सकता है। जब ये ब्लड में आएगा तो ये भी हमारे साथ जो है, सबसे पहले ये जो लेट पार्ट ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये जो हमारे साथ सेल्स होते हैं जिस पर एल्डोस्टेरॉन और ADH काम कर रहे हैं, इन सेल्स को हम लोग नाम देते हैं प्रिंसिपल सेल। ओके, तो इन प्रिंसिपल सेल पर ADH भी काम करेगा। ठीक है, ADH चूंकि हमारे साथ पेप्टाइड रिसेप्टर है, पेप्टाइड हार्मोन है, और ये पेप्टाइड हार्मोन जो है हमारे साथ ये कभी भी इनसाइड द ब्लड डायरेक्टली पास नहीं हो सकता। तो इनके रिसेप्टर जो है वो सेल के सरफेस पर होंगे। तो ये हमारे साथ जो रिसेप्टर है इसे हम लोग 7 पास रिसेप्टर कहते हैं, चूंकि ये मेम्ब्रेन से 7 टाइम्स पास हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब ADH इसके साथ बाइंड होगा और इसकी वजह से सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम एक्टिवेट होगा। सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो इसकी वजह से यहाँ पर एक चैनल में यहाँ पर बना रहा हूँ, क्योंकि ADH को यहाँ पर एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म है जो मैं यहाँ पर ADH के लिए ये जो है सेल मैंने बनाया है, क्योंकि ये कलेक्टिंग डक्ट पर भी ADH काम कर रहा है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो लास्ट पार्ट है उस पर भी काम कर रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर फिर एक्सप्लेन करूँगा कि ये किस मैकेनिज्म के थ्रू जो है ADH वाटर रिटेंशन खास करवाएगा। फिलहाल यहाँ पर समझते हैं कि ADH भी यहाँ पर काम कर रहा है और एल्डोस्टेरॉन। ADH 7 पास रिसेप्टर पर काम करेगा, जिसकी वजह से ये सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम सारा होगा। और इस सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम के बाद जो है यहाँ पर हमारे साथ चैनल्स बनेंगे। इन चैनल्स का नाम है एक्वापोरिन 2। क्या नाम है? एक्वापोरिन 2। और इन एक्वापोरिन 2 के ज़रिए जो है हमारे साथ, इनके ज़रिए जो है वो वाटर
इनसाइड द सेल, और फिर सेल से होकर के ये वाटर कहाँ पर जो है वो मूव करेगा, इनसाइड द ब्लड। तो हम लोगों ने पढ़ा कि एडीएच वाटर रिटेंशन काज करवा रहा था, किसके जरिए काज करवाएगा, एक्वापोरिन 2 के जरिए। तो अगेन जब वाटर रिटेन होगा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। ओके, एक्वापोरिन हमारे साथ यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। एक्वापोरिन जो है हमारे साथ नॉर्मली 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक है एक्वापोरिन 1 जो कि कहाँ होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में जो एक्वापोरिन 1 है ये क्या करेगा, एक्वापोरिन जो है वो वाटर को बाहर मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये काम है, नेफ्रॉन से वाटर लेगा और जो मिडुलरी इंटरस्टिशियम है वहाँ पर वाटर को मूव करेगा। तो एक्वापोरिन 1 जो है हमारे साथ कहाँ है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में। और इसके अलावा जो एक्वापोरिन 2 है वो कहाँ है हमारे साथ, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में। किस तरफ है, ट्यूबुलर मेम्ब्रेन की तरफ है। और इसके अलावा जो है एक्वापोरिन 3 एंड 4, ठीक है, एक्वापोरिन 3 एंड 4 ये क्या हमारे साथ, ये हमारे साथ उसी डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में। लेकिन कहाँ पर, ये जो कलेक्टिंग डक्ट डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल का जो ये मेम्ब्रेन का ये पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं बेजोलैटरल मेम्ब्रेन, बेजो मेम्ब्रेन। तो ये इस सेल से जो है ये एक्वापोरिन 3 और 4 यहाँ पर इंस्टॉल हो गए। फिर ये जो यहाँ पर वाटर यहाँ पर आया है सेल के अंदर, नेफ्रॉन से सेल की तरफ, फिर ये सेल से एक्वापोरिन 3 एंड 4 जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स द ब्लड वेसल। ओके, एडीएच को हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, यही प्रिंसिपल सेल है लेकिन कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर है। यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम फंक्शन है इसका। ओके, एडीएच सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले जो है वो एडीएच इस प्रिंसिपल सेल की तरफ आएगा और प्रिंसिपल सेल पर ये बाइंड होगा। जब बाइंड होगा ये हमारे साथ एक रिसेप्टर है जिसका नाम है 7 पास रिसेप्टर, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे साथ क्या है, 7 पास रिसेप्टर है, जिसे हम लोग 7 पास रिसेप्टर या सर्पेंटाइन रिसेप्टर कहते हैं। ये एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है जो कि जी स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है। होता क्या है वैसे, हमारे साथ जो जी एस है वो जी डी पी के साथ मिला होता है, लेकिन जैसे ही एडीएच इसके साथ बाइंड होगा तो ये जी स्टिमुलेटरी जीडीपी को धक्का देगा या इससे अपने आप को, अपना जो जान है इससे छुड़ाएगा। और जी स्टिमुलेटरी एक और जो है हमारे साथ वो मिल जाएगा जी स्टिमुलेटरी किसके साथ, जी टी पी के साथ। अब ये जो जी एस है और जी टी पी है ये दोनों मिल करके अब ये एक्टिवेट हो चुके हैं और ये सिस्टम जो है आगे जा कर के एक एंजाइम, मेम्ब्रेन एंजाइम है जिसका नाम है एडिनाइलाइल साइक्लेज, इसको एक्टिवेट करेगा। ये जो एडिनाइलेट साइक्लेज है ये जब एक्टिवेट होगा ये जो है एक और प्रोसेस करेगा, ये एटीपी को कन्वर्ट करेगा इनटू साइक्लिक एमपी, ठीक है। साइक्लिक एमपी जब बनेगा ये साइक्लिक एमपी एक और जो है हमारे साथ प्रोटीन को एक्टिवेट कराएगा जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज ए। अब ये प्रोटीन काइनेज ए वो प्रोटीन है जो बहुत सारे चैनल्स का जो है फास्फोराइलेशन खास करवाएगा या इसका जो एक्टिवेशन खास करवाएगा कि भाई हमें वाटर की ज़रूरत है कि वो ब्लड में वाटर आ सके और जो ब्लड प्रेशर कम है उसको हम लोग बढ़ा सकें। तो प्रोटीन काइनेज ए यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी मेड चैनल्स होते हैं विजाइकल में, ठीक है। ओके, तो ये हमारे साथ विजाइकल है, विजाइकल में ये चैनल्स हमारे साथ। तो इन सारे चैनल्स को ये प्रोटीन काइनेज ए जहाँ भी आपको नजर आए तो ये इन पर काम करेगा, चैनल्स पर, इन सब को जो है वो फास्फोराइलेट कराएगा यानी इनको एक्टिवेट कराएगा कि भाई अब आप लोगों का काम है, टाइम आया है कि आप लोग एक्टिवेट हो जाए। तो इन एक्वापोरिन्स में जो है सबसे पहले हमारे साथ एक्वापोरिन 2 वही मैकेनिज्म है। ये जो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन की तरफ है हमारे पास मेम्ब्रेन है तो वहाँ पर कौन से एक्वापोरिन्स को एक्टिवेट कराएंगे, एक्वापोरिन 2। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं 2 बना लेता हूँ, 2 दाने एक्वापोरिन्स 2। तो इनके ज़रिए जो है वो नेफ्रॉन से वाटर को रिटेन करवाएगा इनसाइड द सेल, ठीक है। और ये वाटर जो इनसाइड द सेल आ चुका है वो फिर ब्लड की तरफ कैसे मूव करेगा, वहाँ यहाँ पर हमारे पास जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है यहाँ पर हमारे साथ और एक्वापोरिन्स है, ठीक है, जिसमें लोग कहते हैं एक्वापोरिन 3 एंड 4। तो इसका क्या नाम है हमारे साथ, इसका नाम है हमारे पास एक्वापोरिन 3 और इसका नाम है एक्वापोरिन 4। तो इन एक्वापोरिन 3 और 4 के ज़रिए जो वाटर सेल में आ चुका है वो वाटर कहाँ मूव करेगा, इनसाइड द ब्लड सर्कुलेशन। तो अगेन जब वाटर इनसाइड द ब्लड सर्कुलेशन मूव करेगा तो ये ब्लड
जो है वो वाटर रिटेंशन होगा, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। Okay, so it was all about the RAS system, renin, angiotensin, aldosterone, ADH system, जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में कम था या फॉल कर गया था, जिसके रिस्पांस में हमारे बॉडी ने जो है इस सिस्टम को वो एक्टिवेट कराया। और जब नॉर्मली हमारे पास जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा उसके लिए और सिस्टम है, और फिर जो है वो इसका जो है काउंटरैक्ट में जो है वो काम करेगा। ये रा सिस्टम जब एक्टिवेट होगा, रेनिन को जो है प्रोड्यूस कराएगा, जो एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा इनटू एंजियोटेंसिन 1, और वो बनाएगा एंजियोटेंसिन 2। एस एंजाइम उस पर एक्ट करेगा, जो बाकी जाकर के एल्डोस्टेरॉन, एडीएच को प्रोड्यूस कराएगा, जो सोडियम वाटर और रिस्पेक्टिवली वाटर टेंशन काज करवाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। सो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये जो है लेक्चर समझ आ चुका हो गया, और मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर ने थोड़ा सेंस बनाया होगा आप सबके लिए। और मुझे उम्मीद है अगर ये सब कुछ आपको समझ आ चुका है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साइंस किला को। एंड आई रियली थैंक यू ऑल फॉर द वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।